माननीय अध्यक्ष जी, आज जो बिल को लेकर श्री किशन रेड्डी जी आए, उसमें श्री अधीर रंजन चौधरी जी से लेकर जसवीर सिंह जी तक 18 इस सदन के सम्मानीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। कुछ लोगों ने पक्ष में रखे, कुछ लोगों ने विपक्ष में रखे, कुछ लोगों ने तथ्यात्मक रखे, कुछ लोगों ने राजनीतिक तरीके से रखे। और मैंने सबको करीब करीब ध्यान से सुना है। जो नहीं सुन पाया, इनकी नोट भी यहां बैठकर मैंने अफसरों से जो मुझे प्राप्त हुई, मेरे साथी एमओएस से प्राप्त हुई, उसको मैंने पढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के सभी सदस्यों को फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि कृपया जम्मू कश्मीर की स्थिति को हम समझें। राजनीति करने के लिए ऐसा कोई बयान न दे जिससे जनता गुमराह हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, यहां कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया। मैं तो जरूर इसका जवाब दूंगा। मुझे मौका दिया आपने जवाब देने का। मगर भाई 17 महीने हुए धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या किया 70 साल? और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। माननीय अध्यक्ष जी, इनको भी मालूम है कि धारा 370 हटने के बाद अभी तो वहां पर प्रशासन स्थिति को संभाल रहा था, इतने में कोविड लग गया। 1 साल लगभग सब कुछ बंद रहा है और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं हिसाब देता हूं, आना पाई का हिसाब देता हूं, एक एक काम का हिसाब देता हूं, एक एक बात का हिसाब देता हूं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया, वो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि हम हिसाब मांगने के लायक है या नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, धारा 370 को हटाने का मसला कोर्ट में है। मसूदी साहब हाई कोर्ट के जज रहे हैं, सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, मगर मुझे रिकॉर्ड तो क्लियर करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। मनीष तिवारी जी ने भी कहा, वो भी चले गए। आगे अच्छा हुआ, लंबित है। माननीय अध्यक्ष जी, उनको कोर्ट का प्रोसीजर मालूम है और ये मामला कोर्ट में लंबी बहस हुआ और बाद में 5 जजों की बेंच को सुपुर्द किया गया है। अगर इतनी अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी इसमें दिखाई पड़ती तो सर्वोच्च अदालत को पूरा अधिकार था कानून पर रोक लगाने का, और वो रोक लगा दी थी। परंतु यहां पर कोई स्टे नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने यह नहीं कहा है कि इस कानून का अमल नहीं हो सकता। उन्होंने उसको विचाराधीन रखा है। जब सर्वोच्च अदालत पूछेगी तब हम जरूर जाएंगे, जवाब देंगे और सर्वोच्च अदालत निर्णय करेगी। मगर कहीं पर भी एक कानूनी स्थिति नहीं है कि इसका अमल नहीं हो सकता। इसके कारण जम्मू और कश्मीर का पूरा विकास को हम रोक कर बैठ जाएं, वहां पर डेवलपमेंट के कामों को हम रोक कर बैठ जाएं। और मुझे कह रहे हैं माननीय सदस्य श्री तिवारी जी कि हम जाए और सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दे कि इसको जल्दी सुनवाई करो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही, एक पक्ष लेकर कि इस देश में धारा 370 नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने हटाया। मगर आप तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही नहीं हो भाई। ना हा ना बीच का रास्ता लेकर चल रहे हो और दोनों ओर बोल रहे हो। ये तो आप भी कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि भाई जल्दी सुनवाई करो। ये भी आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट आजकल वर्चुअल सुनवाई करता है।
और जिसमें 70, 80, 100 वकील, एडवोकेट्स खड़े होंगे, पार्टियां इतनी होगी, इसकी वर्चुअल सुनवाई संभव नहीं है, ये आपको भी मालूम है। इसलिए सुनवाई नहीं हुई। इसका एक बड़े हिस्से का सुनवाई हो चुका है, 5 जज का बेंच भी बन चुका है, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल सुनवाई के मोड से पुनः फिर से एक बार आमने सामने की सुनवाई करेगा, तब जरूर सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से इसको सुनेगा। मगर तब तक कोई काम ना करे क्या? ये किस प्रकार के उदाहरण इस सदन के अंदर दिए जाते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य टी सुमति और काफी सारे सदस्यों ने कहा कि बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई, बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं, मंशा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। और कह रहे हैं कि स्टेटहुड देना है तो एग्मूट में क्यों लेकर आए? जरा एग्मूट कैडर को ही समझ लेते। क्या अरुणाचल राज्य नहीं है? क्या गोवा राज्य नहीं है? मिजोरम राज्य नहीं है? ये सारे राज्य ही है। जरा ध्यान से पढ़ लेते तो इतनी फजीहती न होती। ये सारे राज्य है और एग्मूट कैडर के अंडर में है। जहां पर विशेष प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव परिस्थिति होती है, वहां पर अफसर भेजने पड़ते हैं और वो राज्य के विकास के लिए जाते हैं। जो अफसर एग्मूट कैडर के हैं वही मसूरी की जगह पे ट्रेनिंग लेकर आते हैं जो जम्मू कश्मीर कैडर के लोग पहले लिया करते थे। ये ऑल इंडिया कैडर है मान्यवर, और ओवैसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। भाई, आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूं ओवैसी जी आपको, मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दे। क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता? एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता? किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। काहे का सेक्युलरिज्म? हिंदू मुस्लिम में अफसरों की संख्या बांटेंगे। इस तरह से तो मान्यवर कश्मीर के अंदर शांति नहीं होगी, ज्यादा चिंता होगी, ज्यादा उचाट होगी, संशय बढ़ेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। अभी उन्होंने एक और निवेदन कर दिया मान्यवर कि 2G से 4G विदेशियों के दबाव में किया है। ओवैसी साहब को मालूम नहीं है जिसका वो समर्थन करते थे वो यूपीए की सरकार चली गई है। ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश के फैसले ये देश करता है, इस देश के फैसले इस देश की संसद करती है। कोई हम पर दबाव नहीं कर सकता। और हमने उसको इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया था मान्यवर कि कुछ समझने के लिए समय चाहिए था। अफवाहें न फैलाई जाए इसके लिए एक समय चाहिए था। और आप हमें पूछ रहे हो भाई अधीर रंजन जी 2G और 4G, आपने तो मोबाइल ही बंद कर दिए थे और 20 साल तक बंद कर दिए थे। वाजपेयी जी की सरकार ने आकर 2G 4G छोड़ो, मोबाइल सर्विस ही बंद कर दी थी। कहां गए थे उस वक्त सारे अधिकार? मैं आपको पूछना चाहता हूं माननीय आपके माध्यम से, कहां गए थे सारे अधिकार? जब विपक्ष में बैठते हैं तब अपने समय में क्या किया था वो भी तो थोड़ा याद रखना चाहिए, वरना फिर सुननी पड़ेगी। मान्यवर, ये हमें 4G और 2G का कह रहे, मैं अभी भी कहता हूं कि सबसे बड़ा नागरिक का अधिकार है सुख और शांति से रहने का, सलामती के साथ रहने का। सलामती जहां नहीं होगी वहां सारे अधिकारों का कोई मतलब नहीं। ये नई फैशन शुरू हो गई। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हम विदेश के दबाव में आकर कह रहे हैं,
मैं उनको पूछना चाहता हूं कि किसके दबाव के अंदर धारा 370 को इतने समय तक चालू रखा आपने, ये तो जरा बता दीजिए। किसका दबाव था, कौन प्रेशराइज करता था? अभी किसी ने कह दिया बड़े बड़े साहित्यिक शब्दों के साथ कि शासन का जनता से वादा था, एक एग्रीमेंट था। भाई मैं तो एग्रीमेंट को बारीकी से पढ़ता हूं और मैं तो मानता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी जो वादे करे हैं उसको ध्यान से पढ़ने चाहिए और इसका अमल करना चाहिए। 370 के बारे में कहा गया कि 370 और 35 से वो देश की सरकार का जम्मू कश्मीर की जनता से एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट जरूर था मगर उसमें टेम्पररी शब्द आप भूल जाते हैं पढ़ने का। ये टेम्पररी था और जो मेरा हिसाब पूछ रहे 17 महीने में स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, हम जरूर देंगे। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये मैंने भी कहा है स्टेटहुड टेम्पररी है, मगर आप 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? एक टेम्पररी प्रोविजन कब तक टेम्पररी रहेगा? टेम्पररी प्रोविजन को क्यों उखाड़ नहीं देता यार? क्यों कोई पूछता नहीं था? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी। ये सरकार वोट बैंक की राजनीति से नहीं चलती। ये सरकार देश के हित में फैसले करती है। ये सरकार देश के भविष्य को सुधारने के लिए है। हम आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र है, जीतेंगे हारेंगे, इसको ध्यान में रखकर देश के भविष्य को ताक पर हम नहीं रख सकते, न हम रखना चाहते। ये आपकी पॉलिसी है, आपको मुबारक हो। मान्यवर, इन्होंने कहा कि लोकल अफसरों का अधिकार चला जाएगा। मुझे कोई समझाए भला, देश भर में आईएएस आईपीएस अफसर भेजे जाते हैं, लोकल अफसरों का अधिकार चला जाता है क्या? चला जाता है तो जम्मू कश्मीर में कैसे चला जाएगा? दादा आप ज्यादा पढ़ नहीं सकते, अब मैं समझ रहा हूं। देश भर में यही रेशियो है। आपके बंगाल में भी ये है। क्यों अलग रखना? कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है? कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है क्या? क्यों अलग रखना? और क्या कश्मीरी युवा को देश की ऑल इंडिया कैडर में आने का अधिकार नहीं है? अगर स्कूलों में पढ़ाते, स्कूल जला न दिए गए होते, मदरसों के अंदर बच्चों को जाने के लिए मजबूर न करते, तो कश्मीर के बच्चे भी आज आईएएस और आईपीएस अफसर बने होते। स्कूल किसके टाइम में जल गए? और मेरा हिसाब ले रहे हैं, मुझसे हिसाब मांग रहे हैं। कितने लोग मर गए, ये हो गया, वो गया। मनीष भाई, कांग्रेस का शासन याद करो क्या होता था। हजारों लोग मारे जाते थे, सालों तक कर्फ्यू रहता था। और परिस्थिति का आंकड़ों के आधार पर जरा आकलन करो। मैं इसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि तू मैं होती है। कश्मीर में शांति बहुत बड़ी चीज है और जो अशांति का समय था उसको मैं याद भी करना नहीं चाहता। भगवान करे कभी ऐसी अशांति वहां न हो और नहीं होगी, क्योंकि अब हमारा शासन है। मान्यवर, मसूदी साहब कहते हैं कि 80% जगह पर डायरेक्ट रिक्रूट रखें। तो भाई डायरेक्ट रिक्रूट पर क्यों भरोसा नहीं है? देश के हर राज्य की स्थिति है मान्यवर कि डायरेक्ट रिक्रूट अफसर होते हैं। इसका एक प्रो रेटा है। प्रमोशन होता है जब लोकल अफसरों का, तो वो भी जगह लेते हैं। और ये देश का, पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इसी आधार पर बना है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर चीप पॉपुलैरिटी के लिए ये कहना कि 80% अफसर बाहर के, कोई बाहर का नहीं है, सभी भारत माता की संतान है, इसी भारत में जन्मे। बाहर का क्या होता है? ये नई पैटर्न और नई फैशन विकसित करिए। बाहर का है। दादा आपको नहीं कह रहा मैं। मान्यवर, एक गलत रास्ता है। इस रास्ते पर देश में भलाई नहीं होगी। मसूदी साहब कह रहे हैं कि आपने बोडोलैंड को ये दे दिया, मणिपुर को ये दे दिया, कश्मीर को क्यों नहीं? अरे मसूदी साहब, जरा सच बोला करिए। आप तो जज हो, सब कुछ पढ़ते हो। सभी अकॉर्ड निकाल कर दीजिए। किसी को अलग संविधान नहीं दिया है।
किसी को अलग झंडा नहीं दिया है, किसी को धारा 370 नहीं दी है। और ये तो हमारा वादा था देश की जनता को 1950 से कि इस देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं रहेंगे। और आज मोदी जी के नेतृत्व में हमने इसको समाप्त कर दिया। मान्यवर, इन्होंने विकास की काफी सारी बातें करी और मैं भी करना चाहता हूं कि धारा 370 से क्या मिला इसका हिसाब वजीर दाखिला दे, गृह मंत्री दे। तो ठीक है भाई, आपने कहा है तो मैं दे ही देता हूं। सबसे पहला काम हमारी सरकार आने के बाद वहां पंचायती राज का पुनर्स्थापना हुआ है, शुरुआत हुआ है। पुनर्स्थापना शब्द ठीक नहीं है। जब इस देश का संविधान लिखा गया, संविधान लिखने के बाद डॉक्टर आंबेडकर ने जब संविधान का एडिटिंग का भी काम समाप्त हो गया, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया था साहब, इस देश के लोकतंत्र को, वो वाक्य को सुवर्ण अक्षर में मंडित कर डॉक्टर आंबेडकर के वाक्य को रखना चाहिए। उन्होंने कहा था, राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, गरीब, दलित, पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे। उन्होंने कहा था, राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, दलित, गरीब और पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे। मगर कश्मीर में आज तक राजे रानी के पेट से ही पैदा होंगे। ये 3 परिवार के लोग ही शासन करते थे। तीन परिवार के लोग ही शासन करते थे और इसीलिए उनको धारा 370 शूट करती थी। मान्यवर, हमने पंचायत के चुनाव कराए, अभी डिस्ट्रिक्ट पंचायत के चुनाव हुए, लगभग 51.7% वोटिंग हुई, कहीं पर भी गोली नहीं चलानी पड़ी। और मान्यवर, शांतिपूर्ण मताधिकार का प्रयोग हुआ। कांग्रेस के शासन के चुनाव कैसे हुए थे मैं इसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता। परंतु कोई आरोप नहीं कर सकता, हमारे विरोधी भी आरोप नहीं कर सकते कि चुनाव में घपला हुआ, इस चुनाव में अशांति हुई, इस चुनाव में अफसर का उपयोग किया गया। सबने भय रहित होकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है। और मान्यवर, 51% मतदान पंचायत के चुनाव में हुआ है। और जिन्होंने धारा 370 वापिस लाने के आधार पर चुनाव लड़ा था, वो साफ हो गए, साफ। कश्मीर की जनता का मैंडेट भी उनके साथ नहीं रहा, चुनाव हारे हैं। मान्यवर, दिसंबर 2018 में नीचे के पंचायत के चुनाव किए, जिसमें 74% लोगों ने अपने वोट डाले, 74.1%। कश्मीर के इतिहास में इतना मतदान कभी नहीं हुआ मान्यवर। कुल 4483 सरपंच निर्वाचित क्षेत्रों में से 3650 सरपंच निर्वाचित हुए। 35,029 क्षेत्रों से 33,000 पंच निर्वाचित हुए। अब वहां पर राजे रानी के पेट से नहीं जन्म लेंगे मान्यवर, मत पत्रक से लेंगे। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज जो पंच बना है, जो सरपंच बना है, जो जिला पंचायत का सदस्य बना है, कल एमएलए बनेगा। किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम उसको अपना नेता बना लेगी और नए नेता चुनकर आएंगे जो विकास में मानेंगे। मान्यवर, ये जो चुनाव हुए, इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता, सभी वहां के सुरक्षा बल, चुनाव आयोग और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को हृदय से इस देश के गृह मंत्री के नाते बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मोदी जी ने जो करने की इच्छा रखी थी उसको आप सब ने मिलकर पूरा किया है। और सिर्फ चुनाव कराकर हम नहीं रुके मान्यवर, उनको अधिकार दिया है, उनको बजट दिया है। पहले 5,000 रुपया भी सरकार से मांगना पड़ता था, सरपंच को ऐसी स्थिति थी। आज उनको हमने स्थिरता प्रदान की है, पंचायतों को सुदृढ़ किया है, वहां पर अफसर भेजे जा रहे हैं। 21 विषय पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के 21 विषयों को पंचायतों के हवाले कर दिया गया है और लगभग 1500 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालकर जम्मू कश्मीर के गांवों का विकास का रास्ता प्रशस्त किया। मध्याह्न भोजन योजना उनको सौंपी गई, आंगनवाड़ी उनको सौंप दिए गए, ICDS पंचायतों को सौंप दिया गया,
और मनरेगा का काम का मॉनिटरिंग उनको सौंप दिया गया। और एक अभी जो निर्णय करा है एलजी साहब ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने खनन का अधिकार भी पंचायती राज संस्थानों को दे दिया, इसमें हिस्सा भी देश में कहीं नहीं है। इससे वो आत्मनिर्भर होंगे, अपने गांव का विकास करेंगे। ये डिसेंट्रलाइजेशन जो किया है, नीचे तक सत्ता को परकोलेट करने का काम किया है, वो धारा 370 हटाने के कारण हुआ है। 70 साल तक नहीं हो सका था। माननीय महोदय, बीडीसी के अध्यक्ष तो डीएम के समकक्ष स्थान दिया गया है। उग्रवादी घटना में मारे गए किसी भी निर्वाचित सरपंच, पंच, बीडीसी अध्यक्ष के लिए 25 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की है और क्षमता संवर्धन के लिए उनकी ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम कराया, क्योंकि काफी नए हैं लोग, वहां परंपरा ही नहीं थी, नई परंपरा स्थापित हो रही है। तो इनकी ट्रेनिंग की भी बड़ी व्यवस्था कर दी गई है और स्थानीय निकायों के चुनाव भी कराए गए। मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। मान्यवर कहते हैं कि क्या फर्क आया। फर्क मैं बताता हूं। पहले जम्मू और कश्मीर, जहां पर भी राजधानी होती थी श्रीनगर, वहां पर भी सारे अधिकार सेंट्रलाइज थे। अब अफसरान कभी गांव में नहीं जाते थे, चुने हुए प्रतिनिधि जाते थे, एमएलए जाते थे, मगर अफसरान नहीं जाते थे। हमने सारे राजपत्रित अधिकारियों को आवंटित पंचायत के अंदर 2 दिन और 1 रात का निवास करना कंपलसरी करा, माननीय अध्यक्ष जी, और वहां जाकर जमीनी स्थिति वो देखने लगे। उनका उद्देश्य है, उनको काम दिया गया है, वहां विकास के काम जो अटके हैं, जो कमी है, जो कमियां हैं, उसकी लड़ी को जोड़ने का उनको काम दिया गया है। पंचायत को सशक्तिकरण करने का, और प्रत्यक्ष रूप से जो वहां 2 बार ये अभियान चला, उसमें से लगभग 20,000 छोटे मोटे काम आए हैं, जिसमें से 18,000 कामों को स्वीकृति दे दी गई। कहीं पुलिया बनानी थी, कहीं जोड़ता हुआ रोड बनाना था, कहीं तालाब के अंदर तालाब तो था मगर पानी जाने के रास्ते भर गए थे, कहीं तालाब को सफाई करने की व्यवस्था नहीं थी, कहीं कूड़ादान नहीं था, कहीं बिजली का खंभा था, तार चोरी कर गए थे। ऐसे 20,000 से ज्यादा काम ढूंढे गए और 18,000 कामों की स्वीकृति दे दी है और वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गए। माननीय अध्यक्ष जी, 3 बार ये कार्यक्रम हुआ है और बहुत सफल हुआ है। पूरे जम्मू और कश्मीर में इससे बड़ी जन भागीदारी नहीं हुई। 5 लाख से अधिक मृत्यु, जन्म, दिव्यांगता, अधिवास, ये प्रमाण पत्र वहीं मौके पर दिए गए। 5 लाख लोगों को जम्मू कश्मीर जाने की जरूरत, राजधानी में जाने की जरूरत नहीं है और ये निरंतर चलने वाला है। मान्यवर, ये पूछते हैं हमें क्या किया, इसलिए मैं बताता हूं। 50,000 परिवार को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर कर दिया गया है। रोजगार के अंदर लगभग 10,000 युवाओं को कवर किया, 6,000 नए काम शुरू करे और 4,440 क्रिकेट और फुटबॉल की किटों को गांवों में पहुंचकर बच्चों के हाथ में बंदूक की जगह क्रिकेट का बैट हो, इसकी व्यवस्था हमने करी। और मेरा शहर मेरे गौरव के तहत ये शहरी विकास के लिए भी किया है। मान्यवर, विकास का काम को जहां तक गति देने का सवाल है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जम्मू कश्मीर उच्चतम प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने बहुत सहा है। उनके दर्द को मैं कुछ शब्दों में सिर्फ यहां बयान नहीं कर सकता मान्यवर, बहुत सहा है। इसलिए लगभग प्रधानमंत्री विकास पैकेज पीएम योजना की जो घोषणा हुई, उसका पुनर्निर्माण और मेगा विकास का जो पैकेज था, इसके तहत 58,627 करोड़ रुपए की परिव्यय की 54 योजनाएं थी। 54 योजनाएं थी और लगभग उसको बढ़ाकर 26% और बढ़ा गया। 20 परियोजनाएं, जिनमें से 7 केंद्रीय की थी, 13 संघ राज्य की थी, ये काफी हद तक पूरी हो चुकी है। तो 20 परियोजनाएं तो पूरी हो चुकी है 54 में से, और बाकी 8 परियोजनाएं ये लगभग मार्च के अंत के पहले पूरी हो जाएगी। तो 54 में से 28 परियोजनाओं को पूरा करने का काम हमने कर दिया है। आईआईटी जम्मू ने अपने परिसर में काम कर दिया है, शुरू कर दिया है। दोनों एम्स का निर्माण शुरू हो चुका है। अर्ध रिंग रोड जम्मू को
2021 में हम पूरा कर देंगे। 8.45 किलोमीटर की बनिहाल सुरंग को इस साल खोलने की योजना है। और सबसे बड़ी बात है, पीयूष भाई यहाँ बैठे हैं, 2022 में हम रेलवे से कश्मीर को, घाटी को जोड़ने का काम भी समाप्त करेंगे। दादा 70 साल में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है, वो आपको मालूम होना चाहिए। चेनाब पुल 359 मीटर ऊंचा, चेनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया गया, निर्माण चालू है, अगले साल पूरा हो जाएगा। शहरी परिवहन के लिए लगभग 10,599 करोड़ रुपए का डीपीआर तैयार कर दिया गया है। लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम को भी 4 वर्ष में हम पूरा करेंगे, जिसके जम्मू और कश्मीर में 2 कॉरिडोर होंगे। परियोजना के डीपीआर को अंतिम मूल आकार दे दी गया है। मान्यवर, बहुत बड़ी संभावनाएं हाइड्रो पावर की जम्मू कश्मीर के राज्य में थी, मगर उसका दोहन नहीं होता था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ही ठीक से नहीं चलता। आप जो कह रहे हैं ना, क्यों कर रहे हो, अफसर चाहिए वहां। हम जम्मू कश्मीर को मंथर गति से चलाना नहीं चाहते, जम्मू कश्मीर के विकास को द्रुत गति से चलाना चाहते हैं। इसीलिए अफसर चाहिए, इसीलिए अफसर भेजना चाहते हैं। प्रचुर जल संसाधन है मान्यवर वहां पर, प्रचुर। लगभग 14,867 मेगावाट की तराशी गई जल विद्युत की क्षमता है। उसमें से 70 साल में 3504 मेगावाट का दोहन किया गया है। मैं फिर से एक बार कहता हूं, 14,000 में से 3500। और अभी जो 17 महीने का हिसाब पूछते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ 17 महीने में 70 साल में 3504 और 17 महीने में 3490 मेगावाट का काम शुरू कर चुके हैं। एक बाजू आपकी 4 पीढ़ी ने जो काम किया है, वो हमने 1.5 साल के अंदर काम किया है, 1.5 साल के अंदर। ये मालूम होना चाहिए। पिछले 2 वर्ष में लगभग 3000 मेगावाट की जो बंद पड़ी हुई परियोजनाएं थी, इसको भी चालू करने का काम किया है और 3300 मेगावाट की नई शुरू करेंगे। पाकाल दुल 1000 मेगावाट की है और कीरू 624 मेगावाट की है। सावलाकोट 1856 मेगावाट, दुलहस्ती दूसरा चरण 258 मेगावाट, उरी 1 दूसरा चरण 240 मेगावाट और छोटी बिजली पनबिजली योजनाएं लगभग 12 मेगावाट की है, जो 123 करोड़ की लागत से हुई। मान्यवर, मैं इतना डिटेल में जाना नहीं चाहता था, मगर मुझे उकसा कर हिसाब मांगा गया, मैं भी क्या करूं, इसलिए मैं डिटेल बताना चाहता हूं। सबके लिए बिजली बंद तो जाएगी, पहुंचेगी कैसे? तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन गांव तक होना चाहिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बाद में घर तक होना चाहिए। इसलिए हमने सौभाग्य के तहत जम्मू कश्मीर के 100% लोगों को घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त कर दिया है, कर चुके हैं मान्यवर। और 3,57,405 ऐसे लोग थे जिनको 70 साल से बिजली नहीं मिली थी, ये 17 महीने में बिजली देने का काम किया गया। ये हिसाब मांगते हैं मान्यवर में। इस वर्ष 36 किलोमीटर लंबी 33 केवी लाइन बिछाकर एलओसी पर स्थित केरन और मुंदियान गांवों को भी, जो अंतिम गांव थे, उसको भी बिजली से जोड़ने का काम हमने समाप्त कर दिया। पहले वहां डीजल जनरेटर से सिर्फ 3 घंटे बिजली सरकार की ओर से दी जाती थी, अब 24 घंटा बिजली पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करी। मान्यवर, बिजली के साथ जीवन की महत्वपूर्ण एक जरूरियात है। ये 4G को मानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं जल बहुत महत्वपूर्ण है। जल जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के हिसाब से 4G जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मगर हमारी मान्यता अपनी जगह स्थिर है। 4G भी जरूरी है, मगर जल अत्यंत जरूरी है। इसलिए सितंबर 22 तक सभी 18.16 लाख परिवारों को पाइप के द्वारा घर में पानी पहुंचाने की योजना समाप्त हो जाएगी। और जब मैं ये कह रहा हूं तब पूछेंगे, भाई आप तो 22 की बात कर रहे हो। अभी 4 जिलों में 100% घर में पानी पहुंचाने का काम हमने समाप्त कर चुके हैं और 22 तक बाकी के जिलों का काम हम करेंगे। इसके साथ विद्यालयों, आंगनवाड़ियों और शिक्षा संस्थानों को, अस्पतालों को भी हमने जोड़ने का काम किया।
मान्यवर, हमने तय किया है कि 2021 के अंदर ही 5300 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण होगा, जिसमें 700 किलोमीटर कश्मीर में और 4600 किलोमीटर जम्मू में, और हर गांव को 2022 आजादी के 75 साल तक सड़क से जोड़ने का काम भी हम जम्मू कश्मीर में पूरा कर देंगे। इसका बजटरी प्रोविजन भी होगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये हमेशा 370, 35 से ऐसे झुनझुने पकड़ाते थे, ना बिजली की बात करते थे, ना पानी की बात करते थे, ना नौकरियों की बात करते थे, ना स्वास्थ्य की बात करते थे। जम्मू कश्मीर के दुर्गम क्षेत्रों के अंदर जो लोग बसते हैं, इनकी स्वास्थ्य की चिंता क्या की है 3 परिवारों ने? मैं पूछना चाहता हूं, 70 साल तक आपने शासन किया, जम्मू कश्मीर के अवाम के स्वास्थ्य के लिए आपने क्या किया? लेकर आइए हिसाब और हमारे एमपीओ के साथ चर्चा करिए। मान्यवर, मैं सदन को गौरव के साथ बताना चाहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार में, नरेंद्र मोदी सरकार के कालखंड में और 17 महीनों में, जो 17 महीने बोलते हैं, इसमें हमने जम्मू कश्मीर के पीएमडीपी के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय से 881 करोड़ रुपए की राशि ऑलरेडी भेज दी है, जिसमें से 754 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है। मान्यवर, 75 परियोजनाएं पूरी हो गई है और 22 तक 39 परियोजनाएं पूरी हो जाएगी, जिसमें श्रीनगर में 500 बिस्तरों वाला नया अस्पताल, जम्मू में 200 बिस्तरों वाला नया मातृत्व अस्पताल, जम्मू में नए हड्डी और जोड़ के अस्पताल, जीएमसी जम्मू में 100 बिस्तर के आकस्मिक चिकित्सा ब्लॉक, जम्मू में बालक और बालिका छात्रावास का निर्माण जिसके तहत आता है। और माननीय अध्यक्ष जी, देश भर के 60 करोड़ गरीबों को मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत का आशीर्वाद देकर 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। मान्यवर, मसूदी साहब पूछते थे क्या किया जम्मू कश्मीर के साथ, क्या किया? एग्रीमेंट नहीं पढ़ते, शासन का एग्रीमेंट होता है जनता के साथ। अरे भाई, एग्रीमेंट तो कागज पर होता है, जम्मू कश्मीर तो हमारे दिल में है, दिल में। देश भर के अंदर मान्यवर 5 लाख तक की स्वास्थ्य योजना, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से जानी जाती है, पीएम जय के नाम से जानी जाती है, वो गरीबों के लिए है। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लिए सेहत योजना लाए। जम्मू कश्मीर में कोई करोड़पति हो या रोडपति हो, सड़क पर रहने वाला हो या बड़े से बड़े महल में रहने वाला हो, हर एक को 5 लाख तक की सुविधा आरोग्य की हमने देने का काम किया। और मान्यवर, मैं देखता था, मैं कार्यक्रम में उपस्थित था वर्चुअल तरीके से, लोगों की आंख में आंसू थे। एक बूढ़ी महिला कश्मीर घाटी की मां बता रही थी कि 70 साल तक हमारा किसी ने चिंता नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने आकर हमारी चिंता की, अब मुझे इलाज कराने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, मेरी सरकार वहां बैठी है जो मेरा इलाज कराएगी। मान्यवर, ये जो हमने किया है, लगभग हर एक व्यक्ति को सेहत योजना के तहत कवरेज देने का काम किया है। और मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर बहुत कम राज्यों में से एक राज्य है जिसका हर एक व्यक्ति स्वास्थ्य योजना के तहत कवर किया गया है। मान्यवर, कोविड के खिलाफ लड़ाई भी इसी समय में हम लड़े, जो 17 महीने का हिसाब मांगा जाता है, इसी के तहत लड़े। और सबसे अच्छा कोविड प्रबंधन एलजी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर सरकार ने किया। टीकाकरण का काम भी बहुत स्मूथ तरीके से घाटी और जम्मू दोनों तरफ चल रहा है। मान्यवर, एम्स की स्थापना की है, 2 एम्स बनाने का काम किया है और लगभग 2000 करोड़ रुपया एक एम्स का, 4000 करोड़ रुपया एम्स के लिए भारत सरकार ने यहां भेजा है। इसकी शुरुआत हो गई है। नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, 7 नए मेडिकल कॉलेज, 70 साल में 3 थे, 17 महीने में 7, अनंतनाग, बारामूला, रजौरी, डोडा, कठवाड़ा, हंदवाड़ा और उधमपुर, ये 7 नए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुआ है। और 5 मेडिकल, उसमें से 5 का एक टेम्परेरी परिसर के अंदर शिफ्ट व्यवस्था के आधार पर बच्चों को पढ़ाने का कामकाज भी हमने शुरू कर दिया है। राह नहीं देखिए, इसको सिविल अस्पताल के, और 22-23 में और 2 मेडिकल कॉलेज भी हम चालू कर देंगे। लगभग हम 1100 बच्चे जम्मू कश्मीर के
डॉक्टर बनकर जम्मू कश्मीर के गरीब की सेवा करें, इस तरह की व्यवस्था। आप हमें पूछ रहे हो हमने क्या किया? कभी इतनी संवेदना के साथ किया था? 370 का झुनझुना दिखाकर शासन करते रहे तीन परिवार मान्यवर। कितने सालों तक शासन किया? जो असुविधाएं थी, जो कष्ट था, जो दुख था, उसको एड्रेस करने का इन्होंने कभी काम नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी, एक बीएससी नर्सिंग कॉलेज भी हम वहां चालू कर गए हैं, मंजूरी दे दी है, और 5 नए नर्सिंग कॉलेज को हम वहां स्थापना करने का प्लान रखे हैं। राज्य कैंसर संस्थान भी हमने शुरू किया है, एक श्रीनगर में और दूसरा जीएमसी जम्मू में। और मान्यवर राज्य सरकारें, केंद्र सरकार ने लगभग अलग अलग 115 योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के शासन में आने के बाद इस देश के दलित, गरीब, पिछड़े, आदिवासी, इनके लिए बनाई थी, मगर उसका वहां पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था। जब से राष्ट्रपति शासन लगा, तब से लगभग हर घर को बिजली देने का काम पूरा हो गया है। 3,57,405 लाभार्थियों को कवर दे दिया गया है। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 12,60,685 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम हमने समाप्त कर दिया। उजाला योजना के तहत 79.54 लाख लाभार्थियों को घर में उजाला करने का काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100% घरों को आज मुक्त कर दिया गया, ओडीएफ डिक्लेयर कर दिया गया। माननीय 100% स्वच्छ भारत अभियान का 100% इंप्लीमेंट हुआ है। एकीकृत सामाजिक सुरक्षा, इसके लगभग 8 लाख लाभार्थी, पहले 16 थे, अब 8 लाख हैं। एलपीजीडीबीटी बजट लगभग 31.77 लाख लाभार्थी हैं। केसीसी ऋण और प्रधानमंत्री किसान योजना का लक्ष्य जो दिया गया था वो पूरा हो गया है। हर किसान को अब 6,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में किसी बिचौलिए के बगैर मिल रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इसके अतिरिक्त 2019-20 में जो छात्रवृत्ति थी, इसका कवरेज इस 17 महीनों में 3 गुना कर दिया है। 8 लाख छात्रों को डीबीटी के माध्यम से प्री और पोस्ट छात्रवृत्ति मिल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, चालू वर्ष के दौरान दिसंबर 2020 तक हमें लक्ष्य रखा है कि और 9.5 लाख लोगों को छात्रवृत्ति के कवरेज में लेकर आएंगे। मान्यवर मनीष जी ने कहा कि जम्मू में इतनी फैक्ट्रियां बंद हो गई है और ये इसी कालखंड में हो गई। मनीष जी, सिर्फ रिकॉर्ड क्लियर करने के लिए कह रहा हूं, ये फैक्ट्रियां बंद होने का जो रेंज है वो 18 साल का है। 18 साल में बंद हुई सभी फैक्ट्रियों का आंकड़ा आपने 17 महीनों के अकाउंट में डाल दिया है, तो रिकॉर्ड जरा क्लियर रहना चाहिए, है? नहीं, 18 साल से जितनी बंद हुई है उसका आंकड़ा इन्होंने 17 महीनों में डाल दिया, इसलिए मैं रिकॉर्ड क्लियर कर रहा हूं। मान्यवर, अब ये कहते थे कि 17 महीनों में क्या हुआ। जम्मू कश्मीर के उद्योग के लिए सबसे बड़ा हर्डल था, वहां कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाना चाहे तो उसको भूमि नहीं मिल सकती थी। धारा 370 हटाई, उसके बाद में जमीन के कानून के हमने परिवर्तन किया और अब ऐसी स्थिति हुई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर उद्योग लग पाए। 6 महीने पहले ही हम कानून लाए और अब मिल पाएगी, इसलिए उद्योग भी आएंगे। और उद्योग को आने के लिए सबसे अच्छा प्रोत्साहन पैकेज नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत सरकार लाई है, अप्रूव किया है, और जम्मू कश्मीर सरकार ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। मान्यवर, उनको मालूम है कि कोविड के कारण पूरे विश्व में मंदी है। मनीष जी पंजाब से आते, जरा पंजाब के आंकड़े लेकर आ जाए, यहां पर आपकी सरकार है। राजस्थान के आंकड़े लेकर आ जाओ, छत्तीसगढ़ के आंकड़े लेकर आ जाओ, ये सबसे जम्मू कश्मीर के अच्छे हैं जहां तक मंदी की बात है। मगर मान्यवर, ये मंदी की बात कर रहे हैं, मंदी के लिए पूछ रहे हैं, पहले तो इंडस्ट्री लगती नहीं थी, बाद में मैं आता हूं उस पर। आपके शासन में 12 साल तक पूरे स्कूल बंद रहे, पूरा स्कूल, लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में कर दिया, और अब आज हमसे हिसाब मांग रहे हो भैया।
तनिक ढंग से तो सोचो कि हिसाब मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। मान्यवर, ये 4G की रोते हैं, आपने तो मोबाइल ही बंद कर दिए थे। 4G, 2G, 1G, 0G, कोई जी की जरूरत, मोबाइल ही बंद था, सिम कार्ड ही बंद था मान्यवर, और ये हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हम जो मान्यवर योजना लेकर आए हैं, अब हमने एक वहां यही लोग यहां जो कहते हैं इंडस्ट्री नहीं आई, वहां जाकर अफवाह फैला रहे हैं कि आपकी जमीनें चली जाएगी। मैं जम्मू कश्मीर के आवाम को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी की भी जमीन नहीं जानी है। सरकार के पास इतनी जमीन है कि जिसमें जम्मू कश्मीर विकास कर पाए, वहां इंडस्ट्री आ जाए। और अब सरकार की जमीन कोई राज करने वाला छीन नहीं सकता। ये नरेंद्र मोदी सरकार, ये जमीन आपके विकास के लिए है, आपके राज्य के उद्योग के लिए। ये जमीन को कोई नहीं छीन पाएगा। तो एक लैंड बैंक बनाइए। मैं आगे आता हूं इस विषय पर। मान्यवर, हम जो पैकेज योजना लाए हैं, इसके अंदर 28,400 करोड़ रुपया 2027-37 तक का पूरा इसका व्याप रखा है। लगभग 4.5 लाख से अधिक लोगों को इससे रोजगारी मिलेगी और तीनों प्रकार की हम इसमें सहायता देने वाले हैं। मान्यवर, जो उद्योग लगाएंगे, जो पूंजी लगाएंगे, जो उनकी वर्किंग कैपिटल होगी, इसको 500 करोड़ रुपए तक के ऋण पर लगभग जो ऋण होगा, इसको 6% ब्याज पर ही भारत सरकार देगी। 6%।